बट आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर व्यू रख के इन्वेस्टर्स अगर ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली उसमें इन्वेस्ट करते रहें तो डेफिनेटली रिटर्न्स बन जाता है। अगर आपका सेक्टर कॉल राइट जाता है तो उस सेक्टर का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ओके कैन स्टिल आउट परफॉर्म द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। कि आपका अगर एंट्री पॉइंट अगर आपका वैल्यूएशन का बहुत एक्सपेंसिव है तो विच मीन्स आपके जो फ्यूचर रिटर्न्स है वो थोड़े सबड्यूड हो सकते हैं। अगर आपका एंट्री पॉइंट ऑफ द वैल्यूएशन रीजनेबल है, सस्ता है, विच मीन्स आपके फ्यूचर रिटर्न्स कैन बी वेरी गुड। यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन। जो कंपाउंडिंग का जब तक इम्पैक्ट आता है उसके पहले या तो वो कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टिंग वो ब्रेक हो जाता है। आप अगर इंजीनियर हो तो आप अपने इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी फोकस करो, आप डॉक्टर हो तो आप उस पर फोकस करो और इन्वेस्टमेंट का काम आप किसी और को दे दो। तो क्या होगा, हर एक का अपना एक कोर एक रहता है, वो काम आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में द स्मार्ट मनी शो। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। और आज इसके बारे में हम हर एक बारीकी से इसका कंस्ट्रक्ट क्या है, ये किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट है, क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या रिस्क हो सकता है, और ऊपर नीचे चढ़ाव जब मार्केट की होती है इसमें क्या ये रेलेवेंट है। और आज इस पे प्रकाश डालने के लिए, इसके बारे में हमें इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमेय साठे, जो कि फंड मैनेजर हैं टाटा म्यूचुअल फंड के साथ। अमेय जी, स्वागत है आपका। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक्सपीरियंस और आप जो इतने बड़े फंड को आप मैनेज कर रहे हैं, इसमें आपकी जो नॉलेज है आप बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इसका हम लोग बेनिफिट इस तरह से लेना चाहते हैं कि बहुत, क्योंकि म्यूचुअल फंड एज सच इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, एक जंगल की तरह लगता है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड्स, फोकस्ड फंड्स, इसमें फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ये फ्लेक्सी कैप फंड्स होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्ट क्या है। और इसके साथ मैं ये भी टू बिगिन विद मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका एक्सपीरियंस, जो जर्नी स्टार्ट हुआ है इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसके बारे में अगर आप हमें शुरुआत करें, और फिर देन वी कम टू व्हाट एग्जैक्टली आर फ्लेक्सी कैप फंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस सेशन। तो लिटिल बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। मैं टाटा के साथ लास्ट 10 साल से हूँ। टोटल वर्क से अराउंड 18 ईयर्स, मोर देन 18 ईयर्स नाउ एक्चुअली। I joined Tata as a analyst, and now for last 6 years I've been managing funds in Tata Mutual Fund. Currently I manage Tata FlexiCap Fund, Tata Banking Fund, and also we have a children fund. So that is also very interesting category. So this is broadly background about myself. I've done my MBA and my CFA from USA. So yeah. तो आप शुरुआत से इंटरेस्टेड थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने के लिए, या हैपेंस्टेंस हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, तो बिफोर टाटा म्यूचुअल फंड में पहले ब्रोकिंग साइड में काम करता था। अच्छा। तो वहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज का रिसर्च करना वो काम था। ऑब्वियसली उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, बिकॉज यू गेट टू मीट सो मेनी ग्रेट कंपनीज, ग्रेट मैनेजमेंट, एंड लॉट ऑफ इन डेप्थ रिसर्च दैट वो इट रिक्वायर्स। एंड जब आप बाई साइड में आते हो, जो जैसे टाटा म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे एक एलिमेंट आ जाता है वैल्यूएशन वाला, कि आपका बिहेवियर कैसे है जी। जब यूफोरिया आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, जब बहुत नेगेटिव रहती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो वो एक एडिशनल एलिमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में आ जाता है, जो पहले प्रॉली रोल में नहीं था। एंड दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इन माय व्यू, बिकॉज आज के तारीख में इंफॉर्मेशन एक्सेस सबके पास है। जो डेटा हमारे पास आता है वो हमारे कॉम्पिटिशन के पास जाता है, सबके पास जाता है। आज के टाइम पे मैनेजमेंट एक्सेस, एक्सपर्ट एक्सेस, एवरीवन हैज़ मोर और लेस सिमिलर एक्सेस। तो ऐसा वो एज किसी के पास है नहीं। आई थिंक जो एज जिसके पास है वो है आपका बिहेवियर। अगर आप बिहेवियरली अगर आप ठीक कर रहे हो तो मुझे लगता है कि ओवरऑल साइकिल आपका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक रहेगा। वाह, इंटरेस्टिंग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्युटली। तो अमेय जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये फ्लेक्सी कैप फंड्स इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स क्या होता है, और मतलब अगर शुरुआत में आप ये भी बता पाएँ कि कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और उसमें ये फ्लेक्सी कैप फंड स्पेसिफिकली क्या होता है, और ये रिस्क प्रोफाइल वाइज या मे बी मार्केट कैप वाइज ये कहाँ पे फिट होता है? डेफिनेटली। सो एज द नेम सजेस्ट फ्लेक्सी कैप, विच मीन्स यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि क्या मार्केट कैप आपके फंड में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लार्ज कैप का एग्जांपल लूँ, जहाँ पे 80%
of the fund has to be in a large cap stocks which are defined by AMFI. जी Similarly मिड कैप में भी वो कंस्ट्रेंट है, स्मॉल कैप में भी वो कंस्ट्रेंट है, जी और इवन मल्टी कैप में भी वो कंस्ट्रेंट है जहाँ पे आपको मिनिमम स्मॉल एज वेल एज मिड का प्रोपोर्शन रखना पड़ता है. बट फ्लेक्सी कैप में देर इज एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन एंड दैट मेक्स इट दिस कैटेगरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव. अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस देखोगे ओवर अ साइकिल, नॉर्मली परफॉर्मेंस ऑलवेज समवेयर इन द मिडल. तो कभी कभी कोई एक कैटेगरी अच्छी करती है, कोई दूसरी कैटेगरी खराब करती है, बट फ्लेक्सी कैप नॉर्मली मिडल में रहती है. तो आपको ये फंड कैटेगरी जो है वो आपको काफ़ी स्टेबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती रहेगी, जो प्रोबेबली आपको बाकी कैटेगरीज में इतना ना मिले. बाकी कैटेगरीज में वोलेटिलिटी कैन बी वेरी वेरी हाई, वेल फ्लेक्सी कैप कैन बी मोर आई थिंक स्टेडी स्टेट काइंड ऑफ अ फंड्स. तो सॉर्ट ऑफ और इसमें मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों का ही परसेंटेज जो डिफाइन होता है, यू हैव गॉट ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी एज अ फंड यहाँ पे मैनेजर. अगर मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप बहुत अट्रैक्टिव हो गए तो मेरे 99-100% ऑफ द फंड कैन बी लार्ज कैप. अगर मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप का वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो गया है तो आई कैन हैव 70-80% ऑल्सो इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप. सो वो रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है. ऑब्वियसली देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शंस और सम इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी ऑफ दो स्टॉक्स डिपेंडिंग ऑन द फंड साइज. बट दैट इज अगेन if you get your sector call right, I think you can manage that aspect also in my view. ओके, थैंक यू. बट इसी को थोड़ा सा और इसमें इन डेप्थ और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. सो फ्लेक्सी कैप फंड में आपने बताया कि द एलोकेशन टुवर्ड्स एंड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, अगर मुझे लगता है कि स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं अगर वो काफ़ी ज़्यादा बीट एंड डाउन हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा ही निगेटिव सेंटिमेंट में चला गया है, बट यू लुक एंड यू सी इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, तो आप उसमें परसेंटेज एलोकेशन इट कैन गो अप टू इवन 100%. हाँ, theoretically it can go up to 100. Obviously we have our internal risk and all. हाँ, but theoretically it can go up to 100. वाओ. सो या क्योंकि ये कंसर्न रहता है हमेशा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का खास करके, और जब हमारे पास लिमिटेड सेट ऑफ स्टॉक्स हैं टू इन्वेस्ट, और बीच में जैसे स्मॉल कैप फोकस्ड फंड अगर हैं तो उसमें तो नए फंड्स भी आने बंद हो गए थे, यू नो, क्योंकि सो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास डेफिनेटली है. और जब पेसिमिज्म जब एक्सट्रीम आ जाता है तो फिर वहाँ पे बाइंग वगैरह का अपॉर्चुनिटी तो बनता ही है, और यू नो क्योंकि मोस्टली सेल जब करते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन का कंस्ट्रेंट भी नहीं रहता. ये आपने बहुत ही एक तो इसमें आपको एक एलिमेंट ऐड करता हूँ मैं. नॉर्मली हम लोगों ने एटलीस्ट इन लास्ट 3-4 ईयर्स पोस्ट कोविड हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखा है कि जब कोई सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, ओके, उस टाइम पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप का वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ जाता है. और जब सेक्टर कोई बहुत ख़राब कर रहा है और गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पैच, उस टाइम पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो जाता है. तो अभी रिसेंट जो एग्जांपल है सीमेंट सेक्टर लास्ट 18 महीने प्रॉब्ली से 2 ईयर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था. कंपटीशन इंटेंस थी, प्राइसिंग प्रेशर था, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही थी. तो आज की तारीख में आप सीमेंट कंपनीज का मिड कैप एंड स्मॉल कैप का वैल्यूएशन देखोगे, दे आर एक्सट्रीमली चीप. दे हैव डिस्काउंट टू द लार्ज कैप इज सिग्निफिकेंटली लार्ज. While you don't see that happening in say some of the sectors like say when IT was doing well, some of the mid cap IT names were trading at 40-50% premium to large cap IT names. तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिर अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है. एंड इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग स्टॉक लेते हैं, सेक्टर लेते हैं, इतना फ्लेक्सी कैप में मुझे ये टेंशन नहीं है कि उसका मार्केट कैप क्या है. आई कैन बाय इट ऑन इट्स मेरिट, आई कैन सेल इट ऑन इट्स मेरिट, बट वो बेनिफिट प्रोबेबली विल नॉट बी अवेलेबल टू say mid cap fund manager or say small cap fund manager. So that is a huge difference in my view, which will be useful when the markets are trading at a fairly elevated, fairly high valuations. जी, thanks for bringing this up. अब आपकी जो आपने ये बात कही, अब इससे दो यू नो थॉट प्रोसेस मेरे को आ रहा है. पहला ये कि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सो डाइवर्सिफिकेशन का तो एक ऑप्शन आ जाता है. बट दूसरा एट द सेम टाइम, जैसा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है, तो द कैलिबर ऑफ फंड मैनेजर, क्योंकि बिकॉज इट विल डिपेंड क्लियरली ऑन हिज जजमेंट एंड ऑब्वियसली बेसिस द डेटा एनालिसिस एंड ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स, कीपिंग इन माइंड द मैंडेट ऑफ द फंड हैज़ एंड द रिस्क पॉलिसीज इन प्लेस. बट वो फंड मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती होगी, और देर आर सो मैनी फ्लेक्सी कैप फंड्स इन द इंडस्ट्री. अब ये अगर मैंडेट सभी के पास यू नो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, तो एक तरफ तो डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, बट दूसरा हो सकता है गिवन द सेम सिनेरियो एक फंड मैनेजर सोचेगा कि स्मॉल कैप में ज़्यादा मैं परसेंटेज इन्वेस्ट करूं, दूसरा करेगा नहीं, थोड़ा रिस्की लग रहा है. सो द डिफरेंस इन रिटर्न्स एंड द रिस्क पर से, क्योंकि अगर मेरा कंस्ट्रक्ट चेंज होता है, सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफरेंट, राइट.
तो इन दो, क्योंकि एक तरफ डाइवर्सिफिकेशन है, मेरे को पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, बट दूसरी तरफ जब इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑन द फंड मैनेजर का जजमेंट एंड कैलिबर पे आता है, सो इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? एंड हमारे दर्शकों को बताएं कि एंड यू बीइंग अ फंड मैनेजर, क्योंकि ये आपके पास हमेशा रहता होगा एंड इट्स अ चैलेंज कि मैं किस इंडस्ट्री में या कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है फ्यूचर में, आप उसको कैसे देखते हो? एंड व्हाट इज़ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एट टाटा म्यूचुअल फंड? सो फर्स्ट ऑल मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, फंड मैनेजर इज़ नॉट लाइक अ टेनिस, फंड मैनेजमेंट इज़ लाइक अ फुटबॉल टीम. So we have a very strong research team that plays extremely important role. So I might be a more of a executioner, or I might be giving them more of a guideline or sort of hand holding. But जो ideas आते हैं जो वो काफ़ी सारे research team से आते हैं. So no fund management team can have a consistent performance without a strong research team. मतलब fund management can do up to some extent, but आपके लिए वो आपकी टीम strong होना बहुत ज़रूरी है. So कोई भी कुछ अच्छा करता है तो ऑब्वियसली क्रेडिट सबका होता है. तो हमारा रिसर्च टीम इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ आइडियाज़ कम फ्रॉम देम, एंड वी हैव अ फेयरली एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट टीम ऑल्सो. तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारा हम लोग आइडियाज हम लोग भी देते हैं, बिकॉज probably we have seen more cycles than them. So some of the analysts wouldn't have seen any downturn also, because last 6 years 7 years में we haven't seen any prolonged phase of no returns or negative returns, right? तो उसमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जब होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. सो दैट इज़ वन पार्ट कि आई एम नॉट अलोन, आई हैव माय, सो वी हैव आवर रिसर्च टीम. प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि यू आर द वन पर्सन टेकिंग डिसीजन. या पॉइंट टेकिंग, क्लैरिफाइंग दैट अदरवाइज आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल गेम. सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई. तो जो भी सक्सेस, जो भी फेलियर, जो भी है वो हमारे सबका साथ में है. तो वो एक है. एंड सेकेंडली क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है. अब जब भी किसी फंड को मैनेज कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क. You can be a say growth, you can be a value, or whatever you want to, but you need to have that framework construct and that you need to follow. There is no right or wrong philosophy, that is what I have seen, but you need to stick to your philosophy. If you keep changing your philosophy, then the performance or the outcomes can be poor or suboptimal. So that is my view. So in our Tata FlexiCap fund, what we have done is that we have created a 2 buckets kind of thing. So 2/3 of the buckets is where we take a top down view, more of a sector rotation, and 1/3 of the is more of a bottom up approach. So probably a lot of inputs will come from our research team also in that case, but 2/3, which is the top down, is where probably I, along with my other colleagues, we sort of keep thinking which are the sectors where we need to be overweight, which are the sectors we need to be underweight. So what we try to do in that, and that is a very very critical thing, is we try to look at the cycles. Where are the cycles? Normally what we have seen कि जब भी cycle bottom out होती है, आपका वैल्यूएशन बहुत रिजनेबल होता है, काफ़ी टाइम सस्ता भी होता है, अर्निंग्स काफ़ी डिप्रेस्ड रहती है, एंड यू विल प्रोबेबली फाइंड 100 रीजंस नॉट टू इन्वेस्ट. जब साइकिल बहुत अच्छी होती है, वैल्यूएशन बहुत महंगा होता है, अर्निंग्स प्रोजेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड यू विल अगेन फाइंड 50 रीजंस टू इन्वेस्ट, राइट? सो वी ट्राई टू हैव अ बैलेंस बिटवीन दिस टू, कि कहाँ पे हमको अंडरवेट रहना है, कहाँ पे हम लोग को ओवरवेट रहना है. एंड दैट इज़ वेयर आवर रिसर्च, आवर एक्सपीरियंस comes into picture, because if you are able to get those cycles right over a longer periods, obviously there is a risk कि जो cycle आप कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है bottom हो गया है, bottom can come after 2 quarters down the line, it may not happen immediately. So that the risk that you are running is that probably you are early in the cycle. So that is always going to be the challenge, but that is how you have to weather that challenge. So that 2/3 is where I think that is the biggest I think differentiator. What we do, we look at the cycles, as I said. अगर कोई cycle bottom पे है तो we try to sort of get into that cycle. Last जैसे for example September, October, November के period में banking stocks were at a huge discount to Nifty, and valuation was extremely attractive, and everything was negative in that sense, sentiment wise or the policy making wise. In this year we have seen the complete opposite of that, right? I think there is a huge reversal from the way regulator is looking at the sector. So those were the spaces that we capitalized, especially last year. This year अगर आप बात करोगे तो हम लोग को लगता है सीमेंट एज अ सेक्टर, मुझे लगता है कि probably bottom out हो चुका है. I think you will see a good pricing growth coming back in the sector. Similarly, consumer sector is also where we think that probably earnings tailwinds are there. Obviously, valuation is expensive. So I'm saying this is how we try to look at our fund, and this is how we try to manage our exposure. So 2/3 plays very very important role.
and one third is where obviously it is a more of a bottom up. So bottom up ideas, I think I'm sure सबको पता है कि individual stocks पे research करो, काम करो, because there can be lots of small pockets or space जहाँ पे you can have a 3-4 years of strong runway. So it may not be a very large sector, can be a very niche sector. So that is what we did. So 2/3 is top down, 1/3 is bottom up, 2/3 we do sector rotation, 1/3 we do more of a individual company specific research. वाओ नाइस. तो इसमें सो इज इट फेयर टू से कि 2/3 जो आपने बोला, सो टॉप डाउन में इज इट सो यू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, या इट्स अ मिक्स ऑफ लार्ज प्लस मिड कैप? इट्स अ मिक्स ऑफ जिसमें आपको वैल्यूएशन रीजनेबल रेट पे दिख रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला जब साइकिल अच्छी करती है तो मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन अच्छा होता है, हायर देन द, अच्छा मींस इट्स हायर देन दे आर ट्रेडिंग प्रीमियम टू लार्ज कैप. बट साइकिल जब खराब करती है, सो फॉर एग्जांपल अभी बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल देता हूँ. आज की तारीख में लार्ज कैप बैंक्स आर ट्रेडिंग एट एक्स वैल्यूएशन. फॉर एग्जांपल lots of mid-sized banks are trading at 50% discount to that valuation. So that is creating an opportunity probably. If someone does research and someone takes a view of next 2 to 3 years, looking at what is happening in the economy, probably logically this valuation gap shouldn't be probably there, this much of valuation gap. So these are the opportunities that you get, and that is why probably we look at the top down. So the sector does well, probably you see the opposite reaction. Sector doesn't do well, you will have a large caps doing better than mid and small. So we look at sectors, and then the market cap is more of a end product. जी जी जी, थैंक यू अमय जी. अब इसमें एक और चीज़ बताएं कि नाउ द यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स इट्स लिमिटेड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मोस्टली टॉप 500. So large cap is first 100, then next 150 is mid cap, and next 250 is small cap. So do you find it a constraint, क्योंकि इतने सारे AMCs हैं, you know, and सभी का इंटरेस्ट इसी 500 स्टॉक्स में है. So how do you find, and obviously it's a competitive environment. So being a fund manager, so आपने एक philosophy तो बताया कि you know 2/3 and 1/3 का concept आपने बताया, but how do you find relevant stocks, and what's your you know thought process going behind picking up such stocks? और आप ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि टाटा फ्लेक्सी कैप फंड में ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं अभी? If you look at our fund, so normally I don't prefer to run a very concentrated fund. मतलब टॉप 10 स्टॉक्स का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे, probably हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में will be one of the lowest, I think I will say. Okay. Because the reason is that then you always end up having a individual stock specific risk. I will prefer to take probably more comfortable looking at the sector risk than the stock risk. Okay. That is the one. So that is one philosophy. So top 10 contribution percentage wise will be one of the lowest. Plus we also don't have 60-70 stocks in our fund. Normally 45 to 50 का हम लोग का comfort zone है. Because उसके beyond ज़्यादा टेल एंड का पोजीशन रहेगा तो भी वो कितना कंट्रीब्यूट करता नहीं है. So you'll always have 3-4 stocks having 0.5, 0.6 because they are either coming in or they are going out. Because आपको टाइम लगता है पोजीशन बिल्ड करने में. So this is how we run the fund, and that is what the comfort, that is where the comfort zone is. And this is I think irrespective of size, मुझे लगता है कि ऐसे ही हम लोग probably फंड को एटलीस्ट नियर नेक्स्ट 2 to 3 years मेरा व्यू है कि ऐसे ही we'll run the fund, and that is okay. I think focusing on sector is more important in my view than stock specific. So avoid taking a stock specific risk, and probably okay taking a, because और आपको मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, मैं काफ़ी जगह पे बोल चुका हूँ कि अगर आपका सेक्टर कॉल राइट जाता है तो उस सेक्टर का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ओके कैन स्टिल आउट परफॉर्म द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर. जी ठीक है. तो इसीलिए वो ज़रूरी है कि आप सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज वहाँ से डेल्टा कैन बी द आउट परफॉर्मेंस. इफ़ यू गेट इट राइट, आउट परफॉर्मेंस कैन बी हाई. ऑल्सो आई विल से कि उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मेनी टाइम्स जो आपको लगता है वो प्ले आउट नहीं होता है. बिकॉज यू वर्क विद सम अजम्पशंस, राइट, बट देर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स, राइट, जिसपे ऑब्वियसली किसी का कुछ कंट्रोल नहीं है, राइट. तो इसीलिए पेशेंस दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है. ऑलवेज हैव फेजेस जहाँ पे आपका सेक्टर कॉल नहीं प्ले आउट होता है, तो यू विल लैग इन दैट पीरियड. बट दैट इज़ वाई वी कम्युनिकेट टू आवर पार्टनर्स कि हम लोग फंड कैसे मैनेज कर रहे हैं. राइट. तो देखो अच्छे टाइम में तो वो तो परफॉर्मेंस में दिख जाएगा, जब डिफिकल्ट टाइम होता है देन ऑब्वियसली दिस फिलॉसफी हेल्प्स अ लॉट, एंड हैविंग दैट फिलॉसफी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या है कि कैटेगरी इज नॉट अ इजी कैटेगरी, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी इज द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, राइट, बिकॉज यू हैव 500 bench stocks where you have to pick probably 10% of that 50 stocks, right? Yeah. And as you said, the competition is so intense, so and the outperformance can come from anywhere, right? In that sense, looking at the market, what the way we are at this point.
So that's why the construct is very important and that philosophy is extremely important in my view. वाओ, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। सो थैंक यू फॉर दिस पर्सपेक्टिव। नाउ अभी हमने बात करी द थॉट प्रोसेस विच गोज बिहाइंड द कंस्ट्रक्ट ऑफ एंड मैनेजिंग फंड्स, द फिलॉसफी। अब हम आते हैं बीइंग एन इन्वेस्टर, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आपने बहुत एक अच्छी भी बात बोली ऑन द बिहेवियर साइड ऑफ इट, और ये तो फंड मैनेजर पे भी अप्लाई करता है, ओवरऑल टीम पे भी एंड इन्वेस्टर्स पे भी, इस पे भी हम लोग आएंगे। बट किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? अगर मुझे आज लेट्स से दो तरीका है, एक तो लमसम में कैसे करूं और एसआईपी कैसे करूं, और आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि ओवरऑल एसेट अगर मुझे एलोकेट करना है, एसेट एलोकेशन करना है, तो मैं कितना एक आइडियल सिनेरियो होना चाहिए और क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए टू इन्वेस्ट इन फ्लेक्सी कैप फंड्स? डेफिनेटली। सो लमसम एंड एसआईपी का पहले आंसर दे देता हूँ मैं। तो अगर मैं लमसम की बात करूँ तो लमसम तभी करना चाहिए मार्केट में बहुत मैसिव करेक्शन हो। आई थिंक अदरवाइज एसआईपी इज़ अ वेरी गुड मोड टू इन्वेस्ट एंड एसआईपी का टेन्योर शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बिकॉज क्या होता है कि मार्केट में फेजेस आते हैं जब 2-2, 3-3 साल रिटर्न नहीं बनता है। जी, गॉड्स गेट्स हम लोग का लास्ट 4-5 साल में से नहीं हुआ है, बट आई हैव सीन अ फेज ऑफ 2011 to 2013, द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, प्रॉब्ली 2018 to 2020 अगेन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज जहाँ पे मार्केट का रिटर्न्स हेल्दी नहीं था। तो इसीलिए एसआईपी का जो एक टेन्योर होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आपका एसेट एलोकेशन पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से करो, एडवाइज़र से करो, नहीं तो एक मल्टी एसेट करके कैटेगरी है, आप उससे थ्रू भी कर सकते हो कि जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो टीम बैठी है वही सब कर लेगी। तो आप गोल्ड में सिल्वर जो भी आपको ठीक लगे एसेट क्लास, जहाँ पे वो फंड मैनेजमेंट टीम देख लेगी, आपको हेडेक नहीं है, आपको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं चाहिए तो आप एक इक्विटी में एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी पकड़ो। नॉर्मली मैं फ्लेक्सी क्या बोलता हूँ बिकॉज वो थोड़ा कंसिस्टेंट एंड स्टेबल कैटेगरी है, and then you pick up either some debt product or some of the other products as per your advisor's consultation. Secondly, I think important ये है कि आप बिहेव कैसे करते हो अच्छे टाइम में और खराब एंड में। तो सब बॉइल डाउन टू उस पर होता है कि आपका अगर एंट्री पॉइंट अगर आपका वैल्यूएशन का बहुत एक्सपेंसिव है तो विच मीन्स आपके जो फ्यूचर रिटर्न्स है वो थोड़े सबड्यूड हो सकते हैं जी। अगर आपका एंट्री पॉइंट ऑफ द वैल्यूएशन रीजनेबल है, सस्ता है, विच मीन्स आपके फ्यूचर रिटर्न्स कैन बी वेरी गुड। सो आई थिंक इट्स अ फंक्शन ऑफ वैल्यूएशन, क्या वैल्यूएशन आप एंटर कर रहे हो मार्केट में एंड ऑल्सो क्या वैल्यूएशन आप एग्जिट कर रहे हो मार्केट में। बिकॉज रिटर्न्स कैन बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इफ यू टेक 2 points where both the points are extremely euphoric points, right? Or if you take a starting point as a very very cheap and exit point as a very very expensive, returns can be significantly different. Other way around, your starting point of valuation is very very expensive and entry and exit is as a very low valuation, returns can be significantly different. So it is very important that's why we always suggest लोगों को कि आप एडवाइजर से बात करो, बिकॉज एक जो बिहेवियर होता है बहुत डिफिकल्ट होता है वो इमोशंस को कंट्रोल करना जी। आई थिंक अपने फील्ड में आईक्यू तो आई थिंक सबके पास प्रॉब्लम होगा, इज द इमोशंस वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप बह न जाओ कि जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है कि आप रिस्क लेते हो रहते रहो। आई थिंक इट शुड बी अदर वे अराउंड, जब मार्केट खराब कर रहा है तब आप जितना रिस्क लें उतना ले लो जी, तो जी। वैसे मैं बोलूँगा कि आई थिंक दैट इज़ वाई कि आप अपने जो कोर जॉब है उस पर फोकस करो और जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का जॉब है आप इधर एडवाइज़र के थ्रू करो, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड के पास चले जाओ जी। थैंक यू। और हाँ, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन। आई मीन सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर्स यही करते हैं कि जो कंपाउंडिंग का जब तक इम्पैक्ट आता है उसके पहले या तो वो कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टिंग वो ब्रेक हो जाता है। अगर कुछ मार्केट करेक्शन हुआ और मेरा रिटर्न जैसे नेगेटिव में जाना हुआ, लोग पैनिक में आकर के सेल आउट कर देते हैं यार इसमें तो कुछ बन नहीं रहा। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर व्यू रख के इन्वेस्टर्स अगर ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली उसमें इन्वेस्ट करते रहें तो डेफिनेटली रिटर्न्स बन जाता है। और एसआईपी और लमसम, ये भी आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया कि जब भी स्टीप कुछ डिस्काउंट में मिल रहा है मे बी लमसम वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन। और एसआईपी तो लॉन्ग टर्म में आई थिंक इवेंट्स आउट एवरीथिंग, क्योंकि उसमें साइकिल्स आते हैं नीचे के भी ऊपर के भी, और आपका नीचे में अगर आप ले रहे हो तो यूनिट्स एक्यूमुलेटेड गेट्स मोर, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। सर आप ये बताएं मतलब इसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, नाउ टॉकिंग ओनली अबाउट फ्लेक्सी कैप फंड्स,
इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जो हमें एज एन इन्वेस्टर ध्यान में रखना चाहिए? आई थिंक रिस्क सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वैल्यूएशन का होता है, बिकॉज बिजनेस का रिस्क अगर होता है ना तो आपको समझ में आता है कि अपना बिजनेस कॉल गलत किया, ठीक है। बट जो वैल्यूएशन का रिस्क होता है ना, उसमें क्या होता है कि स्टॉक कैन स्टिल डिलीवर अर्निंग्स बट स्टिल डजंट गिव एनी रिटर्न्स। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन रिस्क इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क टू लुक एट एंड टू कंसिडर। और अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। 2000 साल में जो IT सेक्टर में बूम आया था, रिमेंबर .com वाला, उसके बाद ऑलमोस्ट फॉर 8-10 ईयर्स कोई रिटर्न नहीं आए थे, लेकिन अर्निंग ग्रोथ तो काफ़ी सॉलिड आ रही थी, राइट। और यू कैन रिसेंट एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, राइट। अर्निंग्स वेर कंपाउंडिंग एट 15-16%, बट रिटर्न्स वेर जीरो। सो इसीलिए वैल्यूएशन का जो एक है वो बहुत मैटर करता है। एटलीस्ट दिस इज माई फ्रेमवर्क। सी, एवरीवन कैन हैव देयर ओन फ्रेमवर्क एंड ओन इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, बट द वे आई लुक एट थिंग इज दैट मैं थोड़ा वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। एंड इसलिए मैं हमारे इन्वेस्टर्स को यही बोलता हूँ कि अब वैल्यूएशन फोकस किया करो कि डोंट डिस्काउंट इट। जी। बट नॉर्मल लेमन टर्म्स में अगर बोलूँ तो एक सिंपल इन्वेस्टर वो वैल्यूएशंस वगैरह उतना नहीं समझता है। बट ऐसा क्या और ऐसे क्या टूल्स हैं एक इन्वेस्टर के हाथ में? फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ही अगर मुझे चेक करना है, सो ऑब्वियसली द मोर आई लर्न, उसके लिए मुझे थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग माई हार्ड अर्न मनी, आई शुड बी नोइंग अबाउट इट। तो मैं उसमें ज़्यादा ध्यान लगाऊंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या इम्पैक्ट है, सारा कुछ देखूंगा। वैल्यूएशन चीप है, रीजनेबल है, स्ट्रेस्ड है। बट अगर मुझे ये सब नहीं पता है, तब हमें किन टूल्स को आप अगर 3-4 चीज़ अगर सजेस्ट कर पाएँ हमारे दर्शकों को, सो दैट दे बिकम एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, और ताकि ये इनके फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि आप अपना काम तो कर रहे हैं, आपने फिलोसफी सेट किया, आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर है, आप अच्छे टाइम पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अल्फ़ा जनरेट कर पाएँ, सभी कुछ का ध्यान रख रहे हैं। बट एक इन्वेस्टर के लाइफ में ये 3-4 चीज़ क्या होना चाहिए? क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। एब्सोल्युटली। नहीं, मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ, थोड़े लोगों को थोड़ा सा हल्का एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए। तो एक सिंपल पैरामीटर मैं देखता हूँ कि अर्निंग्स यील्ड एंड बॉन्ड यील्ड में गैप कितना है। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है आपका 10 ईयर जीसेक, वो आपको आरबीआई के वेबसाइट से डेली मिल जाएगा कितने पे चल रहा है जी। तो से आज की तारीख में अगर आजम को लो 6.2 पे है, ओके। आपको निफ्टी का पी उठाना है, वो आपको एनएससी के वेबसाइट से मिल जाएगा, नहीं तो बीएससी के वेबसाइट पे डेली बीएससी का पी आता है जी। अर्निंग्स यील्ड क्या होता है? पी का इन्वर्स होता है जी। अगर पी 25 है तो अर्निंग्स यील्ड 4% है, अगर पी 20 है तो अर्निंग्स यील्ड 5% है। तो आपको ये गैप देखनी है। तो अगर आपको दिख रहा है गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, उसके हिसाब से आप अपना इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज कर सकते हो। तो उसको दैट विल आपको पता चलेगा कि कौन से एसेट क्लास में अभी पैसा डालना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में प्रॉब्लम ये थोड़ा है कि डेट हैज ऑल्सो डन वेरी वेल ओवर लास्ट 12 months। इक्विटी हैज बीन ओके लैंग्वेज प्रोबेबली 1 year रिटर्न हैज नॉट बीन ग्रेट। गोल्ड हैज डन वेरी वेल, सिल्वर हैज डन वेरी वेल। तो एंड प्लस अगर टैक्सेशन का अगर मैं एंगल देखूँ तो ऑब्वियसली इक्विटी का टैक्सेशन इज डेफिनेटली सुपीरियर। सो दैट इज ऑल्सो वन इशू एट दिस पॉइंट इज दैट कि इन्वेस्टर के हिसाब से अगर मुझे अलोकेट करना है पैसा, FD rates are one of the lowest probably, it may fall little bit more but probably looking at the bottom, तो कहाँ पे जाए? So वो भी एक थोड़ा at this point थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनारियो हो जाता है। प्लस इंडिया का मैक्रो इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। अगर टैरिफ रिलेटेड कुछ अनसर्टनिटी नहीं आती है फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 15-20 डेज में, आई थिंक वो भी क्लियर हो जाएगा क्या टैरिफ बेटर है नहीं बेटर है। कंट्रीज अडॉप्ट टू दैट दोज न्यू टैरिफ सिचुएशंस, राइट। मॉनसून प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हुई है, इन्फ्लेशन वन ऑफ द लोएस्ट, इंटरेस्ट रेट्स आर वन ऑफ द लोएस्ट, banks balance sheets one of the best। तो macro is looking actually very solid from India's perspective जी। तो नेगेटिव होने के लिए क्या है? probably a bit of a discomfort on value, but वो valuation वाला discomfort मुझे लगता है कि अभी काफ़ी हद तक करेक्ट होता जा रहा है। आई थिंक लार्ज कैप स्पेस में अगर मैं बैंक्स देखूँ वैल्यूएशंस आर कंफर्टेबल। लार्ज कैप IT नाउ इज लुकिंग comfortable, probably another 6-9 months का time correction, then dividend yield also moves up to 4-4.5%। तो दैट उस वहाँ पे भी एक कंफर्ट अभी थोड़ा हल्का हल्का इमर्ज हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थिंग्स आर ओके, नॉट मच टू एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। अगर आप मुझे रिस्क पूछोगे कि क्या हो सकती है मार्केट में, ओनली थिंग इज आई कैन थिंक इज कि टैरिफ रिलेटेड कुछ अनसर्टनिटी इंडिया को ना फेस करना पड़े। अदरवाइज तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट इवन 4-5 रिस्क की क्या हो
हो सकते हैं, एटलीस्ट मैक्रो लेवल पे की बात कर रहा हूँ मैं। जी वैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडिविजुअल सेक्टर्स में कैन स्टिल हैव सम चैलेंजेस और इश्यूज, sure. बट एट द मैक्रो लेवल थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट सॉलिड एक्चुअली। मतलब देयर इज नथिंग दैट आई कैन से कि इट्स कंसर्निंग एट दिस पॉइंट। Wow, gives a lot of peace. Yeah. No, I think see, government also done at least central government has done a fantastic job in terms of managing their balance sheet. I think so. A lot of credit needs to be given to them also. A lot of capex. So probably one, if you want to see, the private capex is yet to pick up. I think that is something we will watch out for. जी But अगर वो भी पिकअप होता है then तो we'll have a because at this point अगर आप देखोगे बैंक क्रेडिट is just a 10%. फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ 7% है और 6.5% का अपना एक्सपेक्टेशन 7.5% का, 10% नंबर इज़ बहुत लो है, बहुत बहुत ज़्यादा लो है। गवर्नमेंट हैज़ डन देयर बिट, आरबीआई हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब अगेन आई विल से, लास्ट 6-9 मंथ्स में पूरा ग्रोथ फोकस आ गया है। अगर एक कॉर्पोरेट क्रेडिट प्राइवेट कैपेक्स आता है तो कॉर्पोरेट क्रेडिट पिकअप होता है, देन ग्रोथ कैन पिकअप। सो यू हैव रिटेल डूइंग वेल, the moment private capex picks up, corporate credit starts to grow, even SME starts to benefit. So you have all engines, plus monsoon is good, so even agri should also logically do reasonably okay. So you have all the 4 engines of economy doing well. So if that happens, I think obviously hopefully we'll have a good time also in terms of earnings, which needs to pick up, especially in second half, to justify this kind of a valuation level. Wow, nice. So the perfect एक होता है ना एक investment journey. I mean, obviously, there's a right time to start investing. If anyone has, मैं अपने दर्शकों को वही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अब तक अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ डू स्टार्ट इट। थोड़ा समझ करके, म्यूचुअल फंड इज़ द ईजिएस्ट एंड द बेस्ट रूट, क्योंकि एक फंड मैनेजर विथ सो मच ऑफ एक एक्सपीरियंस, थॉट प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ब्रिंगिंग अप समथिंग, और रिस्क वगैरह का सारा ध्यान रखते हुए, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करें, भले ही छोटे छोटे अमाउंट्स में ही, 500,000, 5,000, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक, बट इसमें बने रहें, इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बने रहें, सो दैट द रिटर्न्स आज से 5 साल 10 साल के बाद जब आप देखोगे तो आई एम श्योर, एंड द ग्रोथ स्टोरी फ्रुक्टिफाइज, जब ये होगा तो इसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। सो दिस इज़ वन, बट एंड थैंक्स फॉर दिस अमेय जी। अभी एक और चीज़ इसमें बताएं, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टर के शूज़ में अभी आता हूँ कि फ्लेक्सी कैप फंड्स भी वेरियस एएमसीज़ के पास बहुत सारे हैं अभी, एंड आई नॉट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट एनी म्यूचुअल फंड एज सच, बट एज एन इन्वेस्टर मुझे अगर सिलेक्ट करना है आउट ऑफ मल्टीपल 44-45 एएमसीज़ हैं, सभी के पास तो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं ही, उसमें से अगर मुझे पिकअप करना है और मैं 1 या 2 में ही इन्वेस्ट कर पाऊँगा, एंड व्हाट शुड बी माई अप्रोच, व्हाट शुड आई लुक एट? सो आई थिंक फर्स्ट थिंग आई थिंक any investor should do is that probably get in touch with some advisor, because advisor लोगों का थोड़ा knowledge level obviously is more in depth, और हम लोग भी उनको काफ़ी बताते रहते हैं हमारा philosophy क्या है। I cannot come and tell individual investor probably this is a good platform or probably we can share our investment thought process. I think it is very important कि वो fund का philosophy क्या है, investment philosophy क्या है। There is no point running after every winning fund or any so I think because every fund will have cycle, हमारा फंड हो कि किसी का फंड, हर एक का साइकिल रहेगा। इन्वेस्टर्स शुड बी कंफर्टेबल ओनिंग द फंड इन अ डाउन साइकिल ऑल्सो। अप साइकिल में तो आई एम श्योर एवरीवन विल बी हैप्पी टू ओन द फंड, राइट? एंड वो समझने के लिए वो फंड का फिलोसफी क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले खुद का स्टडी करो, बिकॉज हर एक के वेबसाइट पे, जैसे हमारे वेबसाइट पे जाओगे टाटा म्यूचुअल फंड के, हर एक फंड का एक प्रेजेंटेशन रहेगा, तो उसमें हम लोग कैसे फंड को मैनेज कर रहे हैं वो हमने लिखा होगा। तो आप अपना लॉजिक लगा लो, अपना एक्सपीरियंस लगा लो। अगर आपको वैसे कॉल लेना है कि अगर मुझे इसकी फिलोसफी ठीक लगती है, आई विल स्टे विथ हिम और आई विल इन्वेस्ट हेयर, तो आई थिंक दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली यू हैव लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल रेशियोज, ऑल दोज स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो तो आपको मिल जाएंगे कहीं से भी। बट माई रिक्वेस्ट विल बी कि आप इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जान लो उस फंड का क्या है, एंड फ्रेमवर्क समझ लो कि देन उससे क्या होगा कि देन आपको पता होगा कि आप किस में डाल रहे हो, आपको पता होगा कि क्या हो रहा है उस फंड में। जस्ट बिकॉज समथिंग हैज डन वेल उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, वो क्यों अच्छा किया है, कल जाके वो उसमें क्या निगेटिव हो सकता है वो भी समझने का ट्राई करो, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज दैट एनी इन्वेस्टर विल हैव टू बेयर, राइट? सो आई थिंक, एंड अगर खुद से नहीं हो पाया तो एडवाइजर इज़ द बेस्ट, बिकॉज दे हैव अ मोर इन डेप्थ नॉलेज, दे आर इन द इंडस्ट्री फॉर 15, 20, 30 years, so they have seen the cycle.
एंड वी ऑल्सो कीप मीटिंग लॉट ऑफ देम, सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेट कि हम लोग क्या कर रहे हैं फंड में. सो दिस इज हाउ आई विल प्रोबब्ली से कि दिस इज हाउ वन कैन अप्रोच. थैंक्स फॉर दिस. तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का पार्ट तो है, बट हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो डू इट योर सेल्फ और सेल्फ इन्वेस्टर्स हैं. एब्सोल्युटली. तो उनके लिए भी आई थिंक इट्स वेरी मच वैलिड दैट यू शुड थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा. हाँ, तो खुद कर रहे हो तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. बिकॉज देखो कोई भी लाइफ में एफर्ट्स के बिना रिवॉर्ड्स कभी मिलते नहीं है. राइट. तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा एंड इसके लिए आपको उसके हर एक के वेबसाइट पे जाके और आप होल्डिंग. सो एक चीज़ होती है कि फ्रेमवर्क होना, और दूसरी चीज़ होती है भैया होल्डिंग में क्या दिख रहा है. ठीक है, लोग बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म में, तो चर्न रेशो क्या है. यस भाई वो चर्न रेशो में भी दिखना चाहिए ना. जी. राइट. सो आपका कन्विक्शन भी दिखना चाहिए. अगर साइकिल नहीं प्ले आउट और आप कितने दिन तक उस स्टॉक में रह रहे हो, कितने दिन तक उस सेक्टर में रह रहे हो, तो आपको होल्डिंग का एनालिसिस करना पड़ेगा ओवर लास्ट से नॉट जस्ट 12 मंथ्स का जो हम लोग आज कर रहे हैं उसका बेनिफिट और वॉट एवर विल हैपन 6 मंथ 9 मंथ 12 मंथ डाउन द लाइन. तो आपको देखना है कि 24 महीना पहले पोर्टफोलियो क्या था, उसके बाद चेंजेस क्या क्या किए गए. जी. वो जो फिलोसॉफी की बात कर रहा है कि वो दिख रहा है कि नहीं चेंजेस में. जी. ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ इंटरव्यू में बात करें और रियल लाइफ में कुछ अलग ही हो रहा है. बट उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है वो फंड में. तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टीडियस प्रोसेस. दैट इज वाई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप अगर इंजीनियर हो तो आप अपने इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी फोकस करो, आप डॉक्टर हो तो आप उस पर फोकस करो, और इन्वेस्टमेंट का काम आप किसी और को दे दो. तो क्या होगा, हर एक का अपना एक कोर एक रहता है, वो काम आए. जी जी. इसी को थोड़ा सा और मतलब मैं तो क्योंकि हमारे जो और एक दर्शक पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट में रिगर होना बहुत जरूरी है. यू हैव टू टेक इट दैट सीरियसली. हाँ एग्जैक्टली. और डिसिप्लिन. आई थिंक बहुत बार डिसिप्लिन नहीं होता है. वो हम भी ऐसे मिस्टेक कर लेते हैं. डिसिप्लिन, सो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन, रिगर एंड पेशेंस, ये 3 चीज़ है. तो आप खुद से करो. अगर आपको लग रहा है 3 चीज़ नहीं हो पा रही है आपसे, तो आप किसी की हेल्प ले लो. जी. इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का तो चलिए बहुत बढ़िया, वो तो हेल्प करते ही हैं, बट जो इन्वेस्टर्स है जो खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हमारा तो प्रयास यही रहता है कि एक इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो ताकि वो अपने एंड पे भी इन्वेस्ट कर सकें. ऑब्वियसली अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है या सफिशिएंट टाइम नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की हेल्प तो डेफिनेटली लेंगे ही. बट अगर जो एक आम इन्वेस्टर है, और क्योंकि इसमें आजकल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी आ चुका है, जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो जाता है, सो कॉस्ट का लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट भी आता है. और ये भी एक चीज़ है जो हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि बेनिफिट्स क्या है. और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अगर अच्छा है तो ये तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना और एक सो ये ऐसी भी बात है. सो अगर उसका तो बोथ हैज़ गॉट प्रोज एंड कॉन्स. बट हमारी जो ये अभी आपसे बातचीत हो रही है और आपने इतना इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया, ये एक तरीके से हमारी एफर्ट है कि एक इन्वेस्टर, आम इन्वेस्टर को हम लोग जागरूक बना सकें, उनको उतना टूल्स एंड नॉलेज दे पाएँ कि वो अपने एंड पे ही इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करें और इन्वेस्ट करें. इसमें कुछ एक और, जैसे आपने चर्न रेशियो बताया, सो डेफिनेटली दिस इज़ वन थिंग. जो अगर मैंने मान लीजिए 5 म्यूचुअल फंड को मुझे कंपेयर करना है, सो वन, खास करके फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें, सो चर्न रेशियो बीइंग 1. दूसरा जो मेरे को मैं कहना था कि जस्ट बिकॉज हैविंग अ हाई चर्न दैट डजंट मीन कि फंड इज बैड. और हाँ, सो माय ओनली पॉइंट कि आपका फिलोसॉफी क्या है, एंड देन यू रिलेट दोज फिलोसॉफी विद द statistical information that you have, like a churn ratio or a beta of the fund. So management quality. Or management quality or so standard deviation. So those statistical ratios आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे. जी. आपको फिलोसॉफी वो कंपनी की, उस फंड मैनेजमेंट टीम की मिल जाएगी उस कंपनी की वेबसाइट पे. अब दोनों को आपको जोड़ना है. ठीक है. तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि लो चर्न है तो फंड कुछ ग्रेट करेगा और हाई चर्न है खराब. ऐसा नहीं होता है. ऐसे देयर इज नो कोरिलेशन टू दैट. माय ओनली पॉइंट वाज दैट अगर मैं फोकस, अगर मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ तो वो मेरे स्टैटिस्टिकल में भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. जी जी. अगर मैं बोल रहा हूँ साइकिल, हाँ, एक क्राइटेरिया होना चाहिए. इट शुड बी लुक्ड इन ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वे में देख. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सो द वे आई लुक एट आवर फ्लेक्सी कैप फंड इज मोर ऑफ अ वैल्यूएशन ड्रिवन. तो लॉजिकली बीटा शुड बी स्लाइटली लोअर. लॉजिकली, बिकॉज अगर आप लो मतलब logically over a period of time, so which is sort of getting reflected in our fund. Our beta is one of the lowest, so some of the parameters that you can look at, those ratios will be always available on the website. धन्यवाद. इसमें एक और चीज़ बताएं, जो कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस है. ऑब्वियसली इट्स मार्केट लिंक्ड, बट फ्लेक्सी कैप फंड में क्योंकि मैंडेट बहुत ही बड़ा रहता है, और अनलाइक फोकस फंड्स है, या स्पेसिफिकली मिड कैप या लार्ज कैप फंड्स जिसमें मेरा बेंचमार्क क्लियर है. यहाँ पे क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप मेरा एक्सट्रीम एलोकेशंस हो सकते हैं,
तो इसमें क्या हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा टूल या ऐसा कुछ आप बता सकते हैं जिनसे ये हेल्प हो पाए कि फ्लेक्सी कैप फंड में ही अगर मेरा डाइवर्जेंस इन द रिटर्न्स ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंट नहीं है, एकदम एक्सट्रीमली हाई हो जा रहा है, एक्सट्रीमली कम हो जा रहा है, सो वो पीस ऑफ माइंड नहीं आ पाएगा, राइट? अगर मैं देखता हूँ और कंपेयर टू द बेंचमार्क अगर वो लीनियर टाइप का रहा है और इसमें वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, सो ऐसा कुछ ट्रैकर में मैकेनिज्म में रख सकता हूँ क्या बीइंग एन इन्वेस्टर? आई थिंक एक जो मुझे लगता है वन कैन लुक एट, काफ़ी बार हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, आप रोलिंग रिटर्न देख लो. अगर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो आप SIP रिटर्न देखना. ओके. बिकॉज SIP रिटर्न विल कैप्चर ऑल योर अप्स एंड डाउन्स. तो अगर किसी फंड का SIP रिटर्न इज मोर कंसिस्टेंट vis-a-vis पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, आई थिंक दैट फंड आई विल से probably is a better category to invest or better fund to invest. बिकॉज एंड में तो आप SIP कर रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न इज नॉट नेसेसरली द राइट. करेक्ट. आपने बॉटम पकड़ा और ऊपर का दिखाया तो रिटर्न्स ऐसे ही इन्फ्लेटेड दिखेंगे. यस, तो इसलिए SIP रिटर्न पे फोकस करो. वो तो डेटा मिलना इज वेरी इजी. आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, आई थिंक दैट आई एम श्योर आपकी वेबसाइट पे दे रही होगी. सो दैट इज नॉट अ चैलेंज. सो आई थिंक फोकस ऑन दैट पार्ट. That will give you a good idea कि which fund and look at the 3-year performance or 5-year performance. That is also probably a good metric to look at. वाह, थैंक यू सो मच. बातों बातों में आपने 2-3 चीज़ बताया. एक तो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो AMCs हैं उनका देखना चाहिए डेफिनेटली. उसमें कंसिस्टेंटली क्या सिर्फ बात ही है या एक्शन भी है? और दूसरा कुछ एक एग्जांपल्स चर्न रेशियो के, रोलिंग रिटर्न्स के एंड SIP रिटर्न्स के. आई थिंक मोरलेस आई थिंक दिस विल गिव सम क्लियर कट इंडिकेशन एंड गाइडेंस टू मी कि मैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन. और इतने सारे आपने बहुत ही एक होता है ना बिना छुपाए हुए बहुत एक फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस क्या होता है वो पहुंचाया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.